आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी हर तरफ नजर आ रही है और प्रशांत किशोर की तूफानी एंट्री ने हर एक राजनीतिक दल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यानी कि बीजेपी के गढ़ में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने तूफानी एंट्री मारी है, हर तरफ चर्चा हो रही है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या ये हार नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी है या फिर नीरज सिन्हा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है। चूंकि सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी अध्यक्षता में पहली बार उपचुनाव हुआ और वह उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि वोटों की गिनती अभी भी जारी है और लगातार जो है वो प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। अब रुझान जो है उसके परिणाम में तब्दील होने का सभी को इंतजार है। चूंकि 31 राउंड की यह पूरी गिनती है और 28 राउंड तक गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और प्रशांत किशोर लगातार जो है पहले राउंड से ही जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी है उस रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे प्रशांत किशोर जो हैं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं और जश्न हर तरफ नजर आ रहा है। इस बीच प्रशांत किशोर जो हैं उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर के मीडिया के बंधुओं के साथ साथ बिहार की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया है। यानी कि प्रशांत किशोर की जो पहली प्रतिक्रिया है वो सामने आ चुकी है। दर्शकों को सुनाते हैं। बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं और लोकतंत्र है, इसमें जीत हार होती रहती है। जिन लोगों ने अपना मत और विश्वास जनता को दिया है उन सबका दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे जिन लोगों ने हम लोगों के राजनीतिक प्रतिनिधियों को वोट दिया है उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं जीतने के बाद हमारे लिए जिन्होंने हमें वोट दिया है वो भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भी, दोनों ही हमारे यहाँ बांकीपुर के सामान्य नागरिक हैं। उनके लिए जो कुछ फल पड़ेगा वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बढ़ के बांकीपुर के चुनाव के दौरान जो बात कही गई थी कि ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पढ़ाई की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। बिहार के बच्चों को भी रोजगार मिले, बिहार के बच्चे भी पलायन करके बाहर न जाए, ऐसी व्यवस्था बिहार में कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 4-5 किलो अनाज और जातियों के नाम पर वोट मत लीजिए। गुजरात में अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, आप गुजरात की इतनी चिंता करते हैं तो बिहार से भी 40 से ज़्यादा MP जिताकर लोगों ने भेजा है। एक बार बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार के बच्चों की भी चिंता कीजिए। ये संदेश बांकीपुर की जनता ने दिया है और मुझे यकीन है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस संदेश को देखेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बेहतर व्यवस्था बने, विकास की बात हो, यहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ लगे, रोजगार हो, बच्चों के लिए पढ़ाई हो और पलायन बंद हो। इस दिशा में केंद्रीय स्तर पर मोदी जी, अमित शाह निश्चित तौर पर कुछ कंक्रीट कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं और लोकतंत्र है, इसमें जीत हार होती रहती है। जिन लोगों ने अपना मत। प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने आकर के बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया है, खासतौर पे बांकीपुर की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया है और साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि हार जीत लगी रहती है, कोई हारता है तो कोई जीतता है। इस मैसेज के साथ उन्होंने एक शानदार
जो मैसेज है वो भी देने का काम किया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, चूंकि प्रशांत किशोर की ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, चेहरे पर उत्साह और उमंग भी है, लेकिन कहीं से भी उन्होंने अपने विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है, यानी कि एक शानदार मैसेज भी उन्होंने दिया है मनोज जी, जो कि एक अलग राजनीति की पटकथा लिखती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि जीत और हार लगी होती है, कोई हारता है तो कोई जीतता है, यानी कि विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है इस जीत के बाद से। बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर की जीत सुनिश्चित होने के बाद भी प्रशांत किशोर अपने विरोधियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं, और जिस मुद्दा को लेकर के वो बांकीपुर की जनता के बीच में गए थे, या फिर पहले भी बिहार की जनता के बीच में जो अपनी मुद्दा को लेकर के गए थे, उन्हीं मुद्दा को अभी भी बता रहे हैं कि ये मेरा मुद्दा है। और उनकी जीत, वो अपनी जीत के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये कोई विधायकी का जो है का जीत हम नहीं मानते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी जो ये जो जन स्वराज की जो जीत है, ये व्यवस्था परिवर्तन करने की जीत है। और मेरा जो मुद्दा है कि यहाँ पर बिहार में जो सीएम बनाया गया है, जो थोपा गया है, वो बिहार की जनता लाइक नहीं कर रही है। इस पर बीजेपी को सोचना होगा। बीजेपी के लिए संदेश है, प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी का किला ढह गया। मतलब कि लगभग 3 दशक से जिस बीजेपी का गढ़ माना जाता था बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, वहां पर बीजेपी चारों खाने चित हो गई और जन स्वराज नई पार्टी की यहां पर जीत हुई है। और अगर 2025 की अगर हम लोग बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की वंदना कुमारी थी, उनको लगभग 7,000 के करीब में वोट आया था, तीसरे नंबर पर थी। आरजेडी दूसरे नंबर पर, मतलब कि लगभग 47,000 के करीब में। और नितिन नवीन बीजेपी के थे, उनको लगभग 93,000 या 95,000 के करीब में वोट आया था। तो ये बीजेपी का जो है गढ़ माना जाता रहा है। और वैसी स्थिति में बीजेपी का बांकीपुर लूज कर जाना, कहीं ना कहीं जो पीके ये सवाल उठाते थे कि ये जो है व्यवस्था परिवर्तन का एक जो है ये माइलस्टोन होगा, वो जो है इसकी पुनरावृत्ति अपने स्टेटमेंट का वो कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात के लोग वोट दिए हैं पीएम बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को वोट किए हैं, यहां पर भी जो है बिहार के भी लोग जो है दिए हैं वोट। और उन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष कहें या प्रत्यक्ष कहें, प्रशांत किशोर ने साफ मैसेज दे दिया है कि पार्लियामेंट्री चुनाव के पहले बीजेपी को यह व्यवस्था बिहार में सुधार लेनी होगी। उसके बाद आगे उन्होंने नहीं कहा कि इसका परिणाम क्या होगा, मतलब कि विरोधियों पर जो है उन्होंने कुछ आरोप नहीं लगाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने संदेश दे दिया कि बीजेपी अगर नहीं सुधरेगी तो आने वाले समय में बीजेपी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रेखा, बिल्कुल, बीजेपी को परिणाम भुगतना पड़ेगा। नितिन नवीन की एक बड़ी हार इसे माना जाए तो, चूंकि उनका ये गढ़ रहा है और बीजेपी की ओर से जो कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाता था मनोज जी कि हम अगर यहाँ से किसी को भी टिकट देंगे तो उसकी जीत निश्चित होगी, लेकिन जनता ने बता दिया है कि अगर आप काम करिएगा तभी आपकी जीत होगी। और बदलाव, देखिए, प्रकृति का नियम कहा जाता है और राजनीति में भी बदलाव होना चाहिए। प्रशांत किशोर जिस तरीके से जनता के बीच लगातार जा रहे थे, चुनाव में हार के बावजूद उनकी पार्टी जो है वो लोगों के बीच खड़ी रही, क्या यही सब जीत का एक मंत्र है मनोज जी? हम इसे माने कि यही एक जीत की एक महत्वपूर्ण वजह रही है और साथ ही अधिक कॉन्फिडेंस ने बीजेपी को जो है वो पटखनी दी है बांकीपुर में। देखिए, नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा से चुनाव और मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया। बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर बीजेपी को चारों खाने चित कर देना, ये जो है छोटी मोटी बात नहीं है। जन सुराजी जो है, जो जन सुराज के कार्यकर्ता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट रहा है। और वैसे स्थिति में इस सीट पर बीजेपी का जो किला ढहा है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इसे सबक लेनी होगी और बीजेपी को शर्म करनी चाहिए कि आखिर बीजेपी जो अपना मैनिफेस्टो बिहार में चला रही है, बीजेपी जो मनमानी अपनी कर रही है, ये जो है अब बीजेपी की मनमानी बिहार में नहीं चलेगी। और जिस तरह से जो प्रशांत किशोर का जो मैनिफेस्टो रहा है,
आपने मैनिफेस्टो की बात क्या कहा, तो मैनिफेस्टो की जो बात जो रही है उसकी पुनरावृत्ति उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के 1 करोड़ जो युवा है वो पलायन करते हैं, पलायन होने को मजबूर हैं। उनको जो है बिहार में रोजगार चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी, रोजगार की व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। तो उनका ये जो मुद्दा है बिहार की व्यवस्था परिवर्तन का, बिहार के डेवलपमेंट का, वो जो है मुद्दा अपना जो है उन्होंने अपना कहा है। और पूरे प्रकरण में अगर जो आपने कहा कि जीत का कारण क्या है, तो जीत का कारण तो बहुत सारा है। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि ये जो चुनाव हुआ है, जो चुनाव परिणाम जो सामने आया है, बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है, इसमें प्रशांत किशोर ने भी दावा किया है, जनसुराजी भी दावा कर रहे हैं कि ये जाति धर्म का सारा बंधन जो है टूट गया है। 90 के दशक के बाद रेखा जी, 90 के दशक के बाद में बिहार में जातिवाद का बोलबाला हो गया था। जातिवाद का कीड़ा जो है पूरा घर कर गया था। कभी माई समीकरण का नारा देकर के, कभी भूरा बाल साफ करो का नारा देकर के लालू यादव जो है बिहार में बिहार की गद्दी पर आसीन रहे। अब अपनी गद्दी बचाने के लिए, गद्दी पर आसीन रहने के लिए जातिवाद का जो कीड़ा है, जो जड़ तक जो है ये समाहृत कर दिया गया। और यहाँ पर मतलब कि जाति का जो समीकरण है, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जातियों को अपना बपौती वोटर समझती है। सारी पार्टियां, एक पार्टी की बात नहीं है, लेकिन वैसे ही जो है जोड़ तोड़ की राजनीति करके सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति की रोटी अपना सेकते रही है यहाँ पर। लेकिन प्रशांत किशोर का जो अभी जीत जो है अभी जो हो रही है, सुनिश्चित जो अभी हुई है, अभी तो जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक जो है जीत एश्योर्ड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो रेखा जी, मैं आपको बता देता हूं कि 29 राउंड की गिनती हो गई है और इसमें 18,964 वोट से प्रशांत किशोर अभी आगे चल रहे हैं। बीजेपी को 42,111 वोट मिला है, पीके को प्रशांत किशोर को 61,075 वोट मिला है और आरजेडी को 13,625 वोट मिला है। तो अभी जो है जीत की ओर अग्रसर है। तो अब मतलब कि मात्र 3 राउंड की गिनती बाकी है और 3 राउंड की गिनती में जो है जो ये वोट है 18,000 लगभग 19,000 वोट को भरपाई कर पाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक जो है जीत को सुनिश्चित करना जो है जल्दीबाजी होगी। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से प्रशांत किशोर की यहाँ पर जो जीत हो रही है, जो बढ़त बनाए हुए हैं, और प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि जाति पाति से लोग उठ करके, जाति धर्म से उठ करके लोगों ने वोट किया है। यहाँ पर जो देखा गया है कि जो बीजेपी का जो गढ़ है यहाँ पर, वो उसमें भी जो है सनमारी हो गई है। आरजेडी का जो गढ़ है वहां भी सनमारी हो गई है। मतलब कि जो बीजेपी का समीकरण है वो भी जो है दरक गया है, आरजेडी का एमओआई समीकरण है वो भी दरक गया है। तो वैसी स्थिति में कहने के लिए प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि जाति पाति जो है का सारा बंधन टूट गया है। अभी आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर इसको कितना मेंटेन रख पाएंगे ये जो है वक्त बताएगा। लेकिन बांकीपुर का जो विधानसभा जो क्षेत्र है, ये जो है बिहार का हाईली सेंसिटिव और हाईली एजुकेटेड जो है एरिया माना जाता है। प्रशांत किशोर की पत्नी ने भी कहा है कि चुनाव कैंपेन के समय मुझे लग गया था कि हम लोग जीतेंगे, बांकीपुर की जनता हम लोग का साथ देगी, इसलिए कि बांकीपुर की जनता जो है बिहार में सबसे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं यहाँ पर। तो वैसी स्थिति में ये लोग जो है मुद्दा समझ रहे हैं, व्यवस्था समझ रहे हैं, अपना अधिकार समझ रहे हैं। तो अधिकार लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अशिक्षा है, मतलब इलिटरेसी है। पहले का समय अगर थोड़ा सा अगर हम लोग इतिहास में देखें तो सन 2000 की मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में पीएम थे और बिहार में लालू यादव की सरकार थी, तो उस समय जो है सन 2000 के आसपास में अटल बिहारी वाजपेयी चाह रहे थे कि बिहार में बदलाव हो और बदलाव की सारी कोशिशें जो है नाकामयाब हो रही थी। वैसी स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी ने चाहा कि बिहार के लोग शिक्षित हो जाएंगे, अपना अधिकार समझ लेंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने साक्षरता अभियान चलाया, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। लगभग 2000 करोड़ का लगभग जो है एक आंकड़ा के मुताबिक लगभग 2000 करोड़ का जो है फंडिंग भी हुआ। लेकिन ढाक के 3 पात अभी भी जो है माने उसके बाद में कालांतर में भी जो है अगर देखा जाए तो जो डीलर लोगों का जो होता है जहां पर राशन वगैरह सब मिलता है, वहां भी अभी चले जाइएगा तो अभी भी बहुत सारा अंगूठा का निशान मिल जाएगा। बहुत जगह जो है कभी काल हमने देखा है बैंक में कि बैंक में भी लोग जो है अंगूठा से जो है अपना हस्ताक्षर देते हैं।
तो ये जो है अभी भी बहुत इलिटरेसी कहा जाएगा। तो वैसी स्थिति में जो इलिटरेट लोग हैं वो अपना अधिकार समझते नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो है वो फॉर्मूला जो है लालू यादव के समय में आया था, पैसा आया, फंडिंग हुआ, सारा फंडिंग जो है वैसे ही चला गया जैसे कि जो सारे विभाग में जो पैसे की जो लूट मची हुई थी वैसे ही चला गया। लेकिन जिस तरह से नीतीश के राज में माने पढ़ाई पर, शिक्षा पर कुछ ध्यान दिया गया, लोग जो है अपना शिक्षा माने लोग शिक्षित होते चले गए, माने कुछ हुए, लिटरेसी का जो परसेंटेज है कुछ बढ़ा, वैसी स्थिति में लोग जो है अपना अधिकार समझने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है लगातार आरोप लगाने लगी विधानसभा चुनाव के बाद, नवंबर 2025 के बाद में, कि वोट खरीदा गया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि 10,000 जो रुपया दिया गया है उसे वोट खरीदा गया है। प्रशांत किशोर भी बोलते रहे हैं कि 5 किलो अनाज पर आप लोग वोट मत दीजिए। वैसी स्थिति में जो है 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया के कारण जो है वोट का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ, विपक्षियों का दावा है। और वैसी स्थिति में अब तो चूंकि चुनाव बीत गया है, अब जो है ये उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव में जो है क्या स्थिति है ये यहाँ की जनता जो है देख रही थी। और दूसरे में कि यहाँ के लोग लिटरेट हैं, ये लोग जो है अपना अधिकार समझ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में व्यवस्था परिवर्तन के बारे में अगर सोच बांकीपुर की जनता की रही है तो ये जो है काबिले तारीफ होगी। ऐसा कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि काबिले तारीफ है बांकीपुर की जनता का। बांकीपुर की जनता का प्रशांत किशोर ने धन्यवाद दिया, प्रशांत किशोर की पत्नी ने भी धन्यवाद दिया, मीडिया के लोग के बंधुओं का भी जो है धन्यवाद दिया। चूंकि मीडिया पर जो है ये आरोप लगता रहा है कि मीडिया जो है गोदी मीडिया है, लेकिन जो सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया वर्कर हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो लोग जो है प्रशांत किशोर के साथ में रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों का जो है इन लोगों ने धन्यवाद दिया है। और कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर ने एक मैसेज दिया है। चूंकि चुनाव के समय में भी उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, माने बांकीपुर विधानसभा का, तो वैसी स्थिति में ये मैसेज सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि केंद्र के लिए भी होगा। और बीजेपी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि अगर ये माजरा अगर अगली पार्लियामेंट्री में हुआ तो बीजेपी का खटिया खड़ा हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में अब जन स्वराज की यहाँ पर जीत अगर माने हो रही है, तो जीत की ओर जो है पीके बढ़ रहे हैं, अगर इनकी जीत हो जाती है तो एक से यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ईवीएम का रोना लगातार विपक्ष रोती है। अगर जिन राज्यों में भी बीजेपी की जीत होती है, यहाँ पर एक तरीके से चूंकि ईवीएम और एसआईआर ये दो मुद्दे जो हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिले थे। अब क्या लगता है, क्या ईवीएम का रोना रोने वाली विपक्ष अब चुप रहेगी? चूंकि यहाँ पर जनता का जनादेश निकल करके सामने आया है। मनोज जी, यहाँ पर ना तो प्रशांत किशोर ने अपने विरोधियों को कुछ कहा है और ना ही ईवीएम को लेकर उन्होंने कोई बातें कही है। क्या लगता है अब विपक्ष ईवीएम का रोना रोना बंद करेगी? जब देखिए चुनाव एक विधानसभा में हुआ है, उपचुनाव हुआ है, पूरे बिहार भर में चुनाव नहीं हुआ है। पूरे जिस तरह से बंगाल भर में चुनाव हुआ था, स्टेट में जो है जब चुनाव हुआ था, विपक्षी पार्टियां जो है एसआईआर के मुद्दा पर हो, चाहे ईवीएम मशीन को लेकर के हो, रोना रोने लगी थी। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि विपक्षी पार्टी की जीत हुई है, जन स्वराज की जीत हुई है, तो वैसी स्थिति में ईवीएम का तो मामला यहाँ पर अभी सामने नहीं आएगा। एसआईआर का जहां तक मामला है, एसआईआर का मामला तो विधानसभा चुनाव के पहले ही था। अब जितने वोटर्स थे, बचे हुए थे, इन वोटरों के बीच में सारी पार्टियों के जो भी कैंडिडेट थे या जो भी स्टार प्रचारक थे अपने अपने मुद्दा लेकर के गए हुए थे। एक विधानसभा में चुनाव हुआ है, इसलिए इसमें हालांकि रेखा जी कई जगहों पर ये प्रोपगंडा फैल रहा था, चर्चा हो रही थी कि बीजेपी फिर बंगाल की तरह से बिहार में पहले जो चुनाव हुआ था उसके तर्ज पे 50 ईवीएम का व्यवस्था कर लिया है। ऐसी जो है प्रोपगंडा जो है फैल रहा था, लेकिन वैसी कोई बात है नहीं। जो चुनाव परिणाम जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है ईवीएम का कहीं पर कोई रोल नहीं है। विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी का क्या है, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना है। सत्ता पक्ष वाले क्या करते हैं, विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। तो माने कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है ताकि पब्लिक बेवकूफ बनी रहे, पब्लिक के दिल और दिमाग पर अपना मुद्दा चिपकाया जाए। ये जो है पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का जो है ये रहता है कि कैसे जो है बस वोट चाहिए,
वोट लेने के लिए दिल और दिमाग पर कैसे बात को चिपका दिया जाए, इस पर डिपेंड करता है पार्टी की जीत। और यही पर देखिए ना, प्रशांत किशोर जिस मुद्दा को लेकर के पब्लिक के बीच गए हुए थे बांकीपुर चुनाव में, तो कहीं ना कहीं जो है इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, वो उनके दिमाग और दिल और दिमाग पर ये बात चस्पा दिए और परिणाम जो है सामने आ रहा है। और बीजेपी जिस तरह से अपना काम कर रही है, अब जैसे आपने कहा था ना कि किसी को भी खड़ा कर देंगे तो जो है चुनाव निकल जाएगा। हालांकि बीजेपी के पास में अगर कायस्थ वोटर अगर कायस्थ जो है अगर कैंडिडेट अगर चाहिए, तो वैसी स्थिति में कायस्थ कैंडिडेट भी जो है बहुत सारे यहाँ पर दिग्गज नेता लोग हैं। लेकिन एक मंडल कार्यालय का जो है, मंडल क्षेत्र का जो है एक कार्यकर्ता को जो है टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी अपना काम कर रही थी और बहुत सारा एंगल होता है जिसके कारण जो है चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। वो चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है। बांकीपुर का ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है और बांकीपुर में एक तरीके से ना केवल बांकीपुर की जनता को जनादेश देने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है, बल्कि उन तमाम राजनीतिक दलों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि बदलाव जो है वो तो प्रकृति का भी रूप होता है, लेकिन राजनीति में बदलाव होना भी जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और कुछ दिनों पहले ही विधानसभा चुनाव हुए थे और अब जल्द ही उपचुनाव होना भी एक अलग संकेत जो है वो बांकीपुर में नजर आ रहा है। मनोज जी, कुछ लोग भी इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि जो लोग आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी आप बातचीत करिए और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के वो लोग क्या सोचते हैं उनसे जानने की कोशिश करिए। देखिए रेखा जी, अभी हम लोग के दफ्तर में कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग वोटर हैं, यहाँ के बांकीपुर के वोटर हैं। तो इन लोगों ने किस मुद्दे पे वोट कास्ट किया, इन लोगों के दिल और दिमाग पर जो है किसका माने जो मैनिफेस्टो है चिपका, बीजेपी का चिपका या फिर प्रशांत किशोर का चिपका, ये सब जो है बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आप तो वोटर हैं बांकीपुर का, क्या मतलब कि क्यों मैंने आपका माने किस मुद्दे पर आप लोगों ने वोट कास्ट? हम वोट कास्ट किया है। बीजेपी का गढ़ बन चुका था, वो बीजेपी मनमानी कर रहा था, कोई का मनमानी नहीं चलता है वहां। बीजेपी जो चाहे वो खुद करना है, वो ऐसा थोड़ी होता है। और शांत किशोर को बहुत लोग हवा दे रहा था और हमको बदलाव चाहिए था, और वो बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि सब इस तरह का मतलब किसी को भी बदलाव क्यों जरूरी है? कुछ काम में नहीं हो रहा है, खाली वो हवा में बात होता है। जो भी बात हुआ हवा में, अच्छा ठीक है हो जाता, हवा में बात होता है, हवा में बात नहीं करना है। वहां पे जाकर के देखिए ना, घूमिए ना, वहां पे कुछ नहीं हुआ है, खाली हवा में नितिन नवीन है, नितिन नवीन है, क्या है, कुछ नहीं है। आज क्या होगा? लेकिन नितिन नवीन तो जो है सुनते हैं कि बहुत काम किए हैं अपने क्षेत्र में। हवा में काम हुआ हवा है। में किए हैं। हाँ, अपना पापा का प्रतिमा है उनका बनाया हुआ है। बाप बेटा का राज चल रहा था 30 साल का। वो लोग सोच रहे थे कि बस जो हम कुत्तों बिलाई को उतार देंगे तो हो जाएगा, थोड़ी ऐसे होता है। अब सब बुड़बक थोड़ी है। अच्छा, आप किन मुद्दों पर जो है वोट कास्ट किए थे? देखिए, वोट तो हम लोग विकास के ही नाम पर दिए हैं और विकास हो नहीं रही थी। विकास नहीं होने का कारण है कि आप अभी भी गए होंगे, चुनाव में गए होंगे, चाहे अभी गए, अभी बरसात का मौसम है, तो आपका तो पैंट पूरा ही नेटेगा। और स्टूडेंट को उधर गढ़ है, बांकीपुर जो है स्टूडेंट का गढ़ है, और स्टूडेंट को आने जाने में सुविधा नहीं होती है। प्लस बीजेपी को थोड़ा सा अहंकार ज्यादा हो गई थी। जैसे रविशंकर प्रसाद जी बोले थे कि हम तो कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो जुटा। तो यानी पूरा बांकीपुर का जनता, बूढ़ा से लेके जवान, औरत से लेके लड़की लोग, जो भी है महिला लोग, वो सभी रविशंकर प्रसाद जी के नजर में कुत्ता बिलाई था। किसी को उठा दीजिए, यानी कुत्ता बिलाई को खड़ा करने अच्छा, का प्रशांत मतलब। किशोर की जीत, अब मैंने जीत की ओर अग्रसर है, बस एक तो फॉर्मेलिटी बाकी है। तो प्रशांत किशोर की अगर जीत होती है तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, क्या वो क्षेत्र का विकास करेंगे? सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी को जीत की हार्दिक बधाई। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर पहली बार विधायक बने हैं, शिक्षित हुई हैं, जो उनकी वाइफ है वो भी शिक्षित है, मतलब शिक्षित बैकग्राउंड से है, एजुकेशन वाले आदमी हैं। और उनका जो
मुद्दा रहा है, हमेशा से बिहार का विकास कर रहा है, क्षेत्र का विकास कर रहा है। वो हमेशा प्लान की बात करते हैं, हमेशा कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं। और जो एजुकेशन की बात करेगा, वो इस समय ही जीत उसी की होगी। एजुकेशन ही एक ऐसा एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो कितना भी कोई गरीबी के दलदल में रहे, वो अमीर बन सकता है। अगर जिसके पास एजुकेशन नहीं है, वो अमीर आदमी गरीब बन जाएगा, चाहे वो जिस तरह से हो। बस मतलब कि प्रशांत किशोर की जो जीत हो रही है, मतलब कि जितने कैंडिडेट थे उसमें सबसे ज्यादा शिक्षित प्रशांत किशोर थे। ये जो है मायने रखता है। लेकिन दूसरा कि जो प्रशांत किशोर का मुद्दा बनाए हुए थे कि बिहार में क्राइम जो है बढ़ गया है, जो सीएम है वो सीएम जो है सीएम के लायक नहीं है, वो जो 7वां फेल है, पास है, या फिर जो है पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं, इस सब मुद्दा पर जो है आप लोगों की क्या सोच रही है? रिपोर्टिंग आप भी करते हैं, इस स्तर से करते हैं, तो क्राइम के मामले में तो आपको अभी दिख रहा होगा बिहार। ऐसा कोई सप्ताह बता दीजिए जब क्राइम न हो, हत्या न हो, निष्छात्रा से लेकर अभी तक जो यहाँ कटगहिया में सेक्स रेप का जो लड़का उजागर किया था, उसकी हत्या हो जाती है, जबकि जहां से उसका किडनैपिंग होता है वहां पर प्रशासन का गढ़ है। एक बिना हेमलेट के जाइए जंक्शन पर तो आपको पार होने नहीं देगा, वहां से आदमी को टांग लिया जाता है। तो तो टांगा नहीं गया होगा और प्रशासन के बीच से टांगा जाता है। तो प्रशासन कहीं न कहीं लूज है, या लूज किया गया है सरकार की तरफ से कि ऐसे करना है, वो इसको उसको नहीं पकड़ना है। अच्छा, जो है सरकार को इस मामले में दोषी मानते हैं कि अगर सरकार अगर दुरुस्त रहेगी तो जो है क्राइम नहीं होगा। बिल्कुल, अगर सरकार चाहेगी तो कोई चप्पल नहीं चोरी हो सकती है। ठीक है। अब हमारे साथ एक और है, वोटर हैं बांकीपुर क्षेत्र के। बांकीपुर में बीजेपी का किला ढह गया, बिल्कुल। क्या कहिएगा इस पर? कहना ये था कि ये तो बांकीपुर जो बीजेपी का है, वो घमंड के रूप में पिछले 30 साल से बैठे हुए थे कि हमें तो कोई हरा नहीं सकता है। इस भ्रम में रह गए और ऐसे कैंडिडेट को उतारे जिसको कुछ बोलना ही नहीं आता है कि राजनीति क्या है। इस बीच अपने हारने के कगार पर आ गए। तो वैसे कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा जो जिसको बोलने नहीं आता है, वो क्षेत्र की आवाज क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? हाँ, बिल्कुल। तो ये मायने रखता है क्या? बिल्कुल मायने रखता है। अब रे कैंडिडेट आप खड़ा करते हैं, न शिक्षित है न कुछ है। अब हम कहेंगे कुछ ऐसी बात जो मीडिया में जानकारी नहीं होना चाहिए, कोई गांजा बेचने वाला खड़ा कैंडिडेट हो तो वो जीत सकता है क्या? लेकिन अभी जितना बीजेपी को वोट आया है, वो तो जो है कम मायने नहीं रखता है। आखिर वोटर आए कहाँ से? ये लोग तो जो है बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ, तो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को विश्वास था, कुछ लोगों को नहीं था। अब बीच में नए आए हैं। अब नए जन स्वराज जो आए, एक नए जन स्वराज से आपको क्या उम्मीद है? जन स्वराज को हम खुद वोट दिए हैं। बांकीपुर विधानसभा में मेरा भी क्षेत्र है। आपको लगता है कि पीके जो है बांकीपुर की जनता का कल्याण कर देंगे? विकास करेंगे। आगे की अभी बहुत 5 साल बाकी है, देखिए आगे क्या। प्रशांत किशोर बोले हैं कि हमारी जब व्यवस्था यहाँ पर बनेगी, बीजेपी जब हार जाएगी तो सीएम को यहाँ से हटना होगा। सीएम को हटना जरूरी है क्या? क्यों नहीं? इससे पहले जो सीएम थे वो एक इंजीनियर थे। अभी के सीएम क्या है? आप खुद देख लीजिए। वो खुद तो नहीं बता पाते हैं कि हम 7वीं पास हैं या 10वीं पास है। हम तो उनका ना कोई सर्टिफिकेट देखे हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट देखे हैं। कोई बिहार का कोई आदमी नहीं देखा, पूरे इंडिया का कोई आदमी नहीं देखा है। अब बताइए, एक इंजीनियर के बाद क्या हमें 7वां पास चाहिए, 7वां फेल चाहिए? प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार के चेहरे पर, फिर जो है सम्राट चौधरी को बीजेपी थोप दी। ये जो है कहीं से सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग एक इंजीनियर को चुने थे, ना कि एक 7वां फेल को। एक क्राइम करने वाले को नहीं चुने थे। और ये क्राइम करके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम मेरा सर्टिफिकेट देख लीजिए, पीएफसी है कि पता नहीं क्या है। तो खुद देखा जा सकता है। माने आपकी समझ से पीके को अब क्या करनी चाहिए? प्रशांत किशोर को क्या करना चाहिए? प्रशांत किशोर करेंगे क्या? वो अपना मुद्दा उठाएंगे। वो सिर्फ एक सीट ले आए हैं और भाजपा यहाँ पे बहुमत में है। वो करे ना, भाजपा करके दिखाए। अरे यहाँ पर तो जो है बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, पांडु की सरकार है यहाँ पर। नहीं, किस तो सरकार पांडु से कितना निपट पाएंगे प्रशांत किशोर? क्यों नहीं निपटेंगे?
प्रशांत किशोर गढ़ में घुस करके उनको हरा दिया गया, ये कम है क्या? बीजेपी के गढ़ में घुस करके प्रशांत किशोर ने बीजेपी को पटक दिया, किला फतह कर दिया, किला को ढा दिया। ये जो है बांकीपुर की जनता का कहना है। तो प्रशांत किशोर को लेकर के रेखा, लोगों का ये मानना है कि जब बीजेपी के घर में घुसकर बीजेपी को पटकनी दे दिया प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर जो है सदन हो या फिर सड़क हो, प्रशांत किशोर छोड़ेगा नहीं। और प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं, उस दावा में कहीं ना कहीं दम बांकीपुर की जनता को लग रहा है, और विश्वास है बांकीपुर की जनता को कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बिहार की व्यवस्था को बदलने में कामयाब होंगे। बिहार में जब बीजेपी के गढ़ में जब किला में छंदमारी कर दिए, तो बिहार की व्यवस्था बदलने में कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। रेखा जी। बांकीपुर की जनता ने जो अपना जनादेश पीके के लिए दिखाया है, इससे ना केवल पीके खुश है बल्कि उनकी पत्नी भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। और उन्होंने मीडिया के सामने आकर के कहा है कि मेरे पति ने यानी कि प्रशांत किशोर ने काफी ज्यादा मेहनत की थी और हमें उम्मीद थी कि इस बार जो है बांकीपुर उपचुनाव में हमें जीत मिलेगी। मनोज जी बने रहिए, कुछ हमारे पास इस वक्त बयान आए हैं जो दर्शकों को सुनाना बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा उनकी पत्नी, जो कि इस वक्त उनकी बात और उनका बयान जो है वो हर तरफ छाया हुआ है। प्रशांत किशोर की जीत पर उनकी प्रतिक्रिया आई है, दर्शकों को सुनाते हैं। पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना। और बांकीपुर का जनता, मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना। और बांकीपुर का जनता, मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना। और बांकीपुर का जनता, मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना। और बांकीपुर का जनता, मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक। तो आपने प्रशांत किशोर की पत्नी को सुना। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बिहार प्रदेश के जेडीयू के सचिव हैं। अमरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारा सवाल आपसे यही है, चूंकि एनडीए जो है, नीतीश कुमार ने भी जो है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के अपना एक वीडियो संदेश जारी किया था और बांकीपुर की जनता से जो है वो नीरज सिन्हा के लिए उन्होंने एक अपील की थी। लेकिन फिलहाल आप लोगों के गढ़ में यानी कि बीजेपी के गढ़ में घुस करके प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नेता को ही जो है वो पटकनी देने का कार्य किया है। और सिर्फ वो बीजेपी की हार नहीं बल्कि एनडीए की हार है बांकीपुर उपचुनाव में। अमरेंद्र जी, क्या कहिएगा बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? मैडम, सबसे पहले मेरे ऐसे कार्यकर्ता को लाइव लेने के लिए आपको इंडिया, आपके लाइव इंडिया टीवी चैनल को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जनता का जो जनमत होता है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और राजनीति में खास तौर पर ये देखा जाता है कि राजनीति करने वाले लोग जो है कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। ये बात, जो भी जीत और हार की बात आती है ना, तो ये जनता का दिया हुआ परिणाम है, तो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और फिर हमारी चूक कहाँ रह गई, हम किन किन विषयों पर बेहतर अपना समीक्षा नहीं कर पाए, बेहतर काम नहीं कर पाए, या हमारी जो चूक रही उस पर फिर से हम सब समीक्षा कर और पुनः आगे जीत के लिए हम सब एनडीए के लोग लगेंगे। आज जो जनता ने परिणाम दिया है, तो जनता का परिणाम तो सबको स्वीकार करना और ये भी है
अपने माइक को एक बार ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये प्रशांत किशोर की तस्वीरें हैं। प्रशांत किशोर जो है वो इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं से जो है वो घिरे हुए हैं, गाड़ी पर सवार होकर के तमाम लोगों को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे प्रशांत किशोर जिस वक्त वह काउंटिंग स्थल पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं से ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। मीडिया के सामने आके उनकी जब पहली प्रतिक्रिया सामने आई, उसमें भी उन्होंने अपने विरोधियों के लिए कुछ भी नहीं कहा, और साथ ही बिहार की जनता यानी कि बांकीपुर की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया। यहाँ पर देखिए प्रशांत किशोर जो है वो सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के गढ़ से सियासत का नया पीके जो निकल करके सामने आया है, वो पीके बिहार की जनता को अब क्या संदेश देगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बिहार की राजनीति में एक अलग छवि प्रकट कर रही है, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जहां जनसुराज पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया था, आज उस पार्टी ने उपचुनाव में प्रशांत किशोर को चुनावी मैदान में उतारा और जीत का परचम जो है वो लहराया है, और वो भी बीजेपी के गढ़ से, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गढ़ है। यानी कि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा था कि यहां से कोई भी कैंडिडेट चुनाव में उतरेगा उसकी जीत होगी। सबसे पहले बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया गया, बाद में उनकी जगह नीरज सिन्हा को उतारा गया। नीरज सिन्हा के वीडियोस ऐसे ऐसे सामने आए जिसने उन्हें पकड़ुआ उम्मीदवार के तौर पर सोशल मीडिया पर चर्चा में बनाया। सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर की टीम की ओर से जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, जनता के बीच जाने की कोशिश की, उसने प्रशांत किशोर को एक बड़ी उपलब्धि जो है वो इस क्षेत्र में दिलाई है, और आज उसी की बानगी जो है वो नजर आ रही है। हमारे साथ एक बार फिर से अमरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, अमरेंद्र जी के पास चलेंगे, और चूंकि अमरेंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही थी, एक बार फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अमरेंद्र जी, बीजेपी के गढ़ से सियासत का नया पीके जो है वो निकल करके सामने आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? तो चलिए, अमरेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो जुड़ चुके हैं। जी अमरेंद्र जी बोलिए। जी, मेरा कहना ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमारे सहयोगी दल के लोग जीत रहे थे, तो वो जनता के वोट से ही जीत रहे थे, और भारी परी होता है। हेलो, प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम फिर आपके पास आएंगे। अमरेंद्र जी, प्रतुल जी, बांकीपुर का जनादेश जो है अब स्पष्ट है, बस औपचारिक ऐलान का बाकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में जाकर के पीके की राजनीति में एंट्री हुई है। अपनी इस हार की मुख्य वजह आप लोग क्या मानते हैं? होता है और इस पर समीक्षा लगातार होगी, और 243 सीटें हैं बिहार के विधानसभा में, 203 पर हम थे, अब 202 हो जाएंगे। एक सीट विपक्ष के नाम पे गई, एक सशक्त विपक्ष की भी आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोगों के लिए सच में ये थोड़ा सेटबैक है। मैं कह दूं इसमें कि ये सेटबैक नहीं है तो उचित नहीं होगा, और इसके कारणों की समीक्षा हम जरूर करेंगे, क्योंकि पूरे तरीके से ये एक अच्छी सीट थी, कहाँ चूक हुई। और अभी जो लग रहा है हमें कि आरजेडी ने अपने सारे जो वोट्स थे वो पोलराइज करके अपने कैंडिडेट को नहीं दिलाने की जगह प्रशांत किशोर जी को दिलवा दिया। लेकिन चलिए, द विनर टेक्स इट ऑल, तो जो जीता उसको बधाई, और हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे पूजा जी। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि हम लोगों ने 1984 में जब अपने सफर की शुरुआत की थी तो सिर्फ 2 सीटें थी। तीसरी बार आज हम केंद्र में सरकार में, तो हम हार से सबक लेते हैं। जो हार से सबक नहीं लेते, समीक्षा नहीं करते, अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते, उनको दिक्कत होती है। हम इसकी भी समीक्षा करेंगे, और जरूर हमारे लिए थोड़ा सा ये एक सेटबैक है, और थोड़ा नहीं, बड़ा सेटबैक मैं कहूंगा। लेकिन चुनाव है, प्रजातंत्र है, कभी वो जीतते हैं, कभी हम हारते हैं, तो ये चलता रहता है। जी
प्रतुल जी, चूंकि आपने कहा कि जीत होती है या तो हार होती है, लेकिन ये सीट इसलिए भी इसकी चर्चा ज़्यादा है चूंकि ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और उनके छोड़ने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं। साथ ही आप लोगों की ओर से बार बार ये कहा गया है कि यहाँ से किसी भी कैंडिडेट को हम चुनावी मैदान में उतारेंगे, उसकी जीत निश्चित है। पहले आप लोगों ने अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया, फिर उनके बाद आपने नीरज सिन्हा को दिया। नीरज सिन्हा को लेकर के एक प्रचार बनाया गया कि पकड़ुआ उम्मीदवार है। बिहार में लोगों ने पकड़ुआ ब्याह सुना था, पकड़ुआ उम्मीदवार की चर्चा काफी ज्यादा हुई। कई सारे फैक्टर रहे, क्या इसे भी आप एक मुख्य वजह मानते हैं, चूंकि एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया जो शायद जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका? नहीं, देखिए, ऐसे शब्दों से प्रजातंत्र में, राजनीति में परहेज करना चाहिए। पकड़वा क्या होता है साहब? उम्मीदवार है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष रहे हैं, और अगर उनको हमने टिकट दी तो ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है। हमारे यहाँ वंशवाद नहीं होता, तो राजा का बेटा राजा हो ऐसा नहीं होता। तो हमने एक अच्छा प्रयास किया था। हर प्रयास में सफलता नहीं मिलती, हम थोड़े निराश जरूर हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आप एक कदम पीछे हटते हैं बड़ी छलांग लगाने के लिए, तो ये भी हमारे लिए उसी तरीके का एक कदम पीछे हटने जैसा है। इस हार के बाद हम जरूर समीक्षा करेंगे। बिहार में आज भी हमारे 202 विधायक हैं, 243 सीटों में बहुत बड़ी मेजोरिटी है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पुरानी कहावत है। तो हम जरूर समीक्षा करेंगे, और हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, हम कार्यकर्ताओं को टिकट देना बंद नहीं करेंगे। आज हार हुई है, कल जीत भी हो सकती है। जी बिल्कुल। प्रतुल जी, एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि आपने कहा कि जो आरजेडी के जो वोटर्स थे वो भी जो है वो प्रशांत किशोर के पक्ष में गए, लेकिन जो आपके वोटर थे जिन्होंने नितिन नवीन को इस सीट से जिताया था, वो वोटर जो है वो भी आपके पक्ष में नजर नहीं आया। अगर वो वोटर भी आपके साथ होते तो शायद समीकरण इस सीट पे अलग होता। आपके वोटर भी आपसे खिसक करके प्रशांत किशोर के पाले में चले गए हैं, यानी कि जातिवाद तो सबसे पहले कि इस सीट पर दिखा ही नहीं है कि इस सीट पर जातिवाद है। और दूसरा ये कि भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया बिहार में और सम्राट चौधरी की छवि खराब हुई, इसने आपकी पार्टी की छवि को धूमिल किया है। इसे कैसे सुधारिएगा, चूंकि एनकाउंटर को लेकर भी आपकी सवाल बिहार में सवालों के घेरे में है? देखिए, हम कभी भी जाति की राजनीति नहीं करते, हम जमात की राजनीति करते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर पे हमारे सारे बड़े नेता वहां गए, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये होना नहीं चाहिए था। हालांकि उसने पुलिस पर गोलियां चलाई थी, लेकिन पुलिस को भी जब उसने हथियार फेंक दिया था तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। कार्रवाई हो रही है, इंक्वायरीज हो रही है, FIR रजिस्टर हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर थे, तब जब सारे फैक्टर्स एक साथ कंबाइन कर जाते हैं और कहते हैं ना, बैड न्यूज और अफवाहों का बाजार जो है वो जल्दी फैलता है। तो हमारे अच्छे किए गए काम जो थे, मुझे लगता है नहीं सफल हो पाए। पर एक सीट में जीत से सफलता और असफलता से आप सम्राट चौधरी जी की सरकार को नहीं आ सकते साहब। सम्राट चौधरी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, बेहतर कार्य हो रहा है, और हम लोगों ने 242 सीटों पर, माफ कीजिएगा 243 में से 202 विधायक अभी भी हमारे हैं। आप सोचिए, विपक्ष सिर्फ 41 सीटों पर सिमट गया। देखिए, ये बाई इलेक्शन सत्ता में आप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत से आपकी सत्ता में उसका कोई असर नहीं होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह सीट है, और सबसे ज्यादा कि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस किसी को भी ले डूबता है, और बांकीपुर में फिलहाल बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस ही शायद उसे ले डूबा है। इसे समझने की जरूरत है। देखिए पूजा जी, हमने कभी नहीं कहा हमारे किसी बड़े नेता, प्रतुल जी, रेखा जी, माफ कीजिएगा रेखा जी, हमने कभी नहीं कहा ये कि हमारे किसी बड़े नेता ने ऐसा कहा हो कि हम किसी को भी खड़ा कर दें। एक दुष्प्रचार किया गया कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। ऐसे शब्दों से हम राजनीति में परहेज करते हैं, और इस तरह की बातें नहीं होती हैं। और जैसे कौन से फैक्टर्स काम किए, कौन से हमारे खिलाफ फैक्टर्स गए, हमारे परंपरागत वोटर्स भी अगर हमें वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये जरूर हमारे लिए एक चिंता का विषय पर मंथन होता है। देखिए, हमारे दल में दूसरे दलों में रेखा जी यही डिफरेंस होता है कि हम मंथन करते हैं और हम अपने हार की समीक्षा करते हैं, और दोबारा नहीं ये स्थिति उत्पन्न हो उसके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, एक सीट जीत लिया, एक सीट का वो जश्न जरूर मनाए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं, पर हमने तो राज पहले ही जीत लिया है। वो ये कोई मैं दम्भ से नहीं कह रहा, लेकिन बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के ऊपर, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इस चुनाव से जो हमें समीक्षा के बाद सबक मिलेगा उसको और बेहतर सुधारने की कोशिश होगी। जी एक आखिरी सवाल प्रतुल जी, चूंकि आपने कहा कि दुष्प्रचार जो है वो गलत तरीके से किया गया, पार्टी के उम्मीदवार के लिए तरह तरह की बातें कही, तो क्या आपको लगता है, चूंकि बीजेपी का IT सेल काफी स्ट्रांग है, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर होता है, क्या आपका IT सेल कमजोर पड़ गया प्रशांत किशोर के IT सेल के सामने? नहीं, ये IT सेल की बात नहीं है। देखिए, मैंने क्या कहा, अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं,
गुड न्यूज जो है वो थोड़ा धीरे फैलता है। तो ये जो अफवाहों का बाजार था वो बहुत बुलंद रहा और वो लगातार हमारे लिए नुकसान दे रहा। उम्मीदवार को लेकर तरह तरह की बातें हुई और देखिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ा भी करेंगे। तो जो भी गलतियां हुई हैं उसको हम जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी रेखा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी थे जिन्होंने प्रशांत किशोर को जो है वो बधाई दी है, साथ ही बताया है कि जीत हार चुनाव में लगी होती है, हमारी ये हार है और इस हार को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो अभी भी टिकी हुई है। साथ ही अगर हम बात करें अमरेंद्र जी की, तो अमरेंद्र जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी के पास भी जाएंगे और मनोज जी के पास भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बयान जो आए हुए हैं प्रशांत किशोर की जीत को लेकर के, पीके की जीत को लेकर के, वो तमाम बयान अपने दर्शकों को सुनाते हैं। संकेत है कि बांकीपुर में बांका चल गया और भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता वर्ग है, नौजवान खासतौर से, उसका बुरी तरीके से मोह भंग हो चुका है प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी की पूरी सरकार से। और ये नतीजा कहीं न कहीं ये संकेत देता है, जैसे एक बार जनमोर्चा के प्रत्याशी के तौर पे वीपी सिंह जी ने उस समय प्रयागराज से जीत हासिल की थी, वैसी ही बड़ी जीत के रूप में, क्योंकि 35 साल से बीजेपी कभी हारी नहीं वहां पर, 52,000 से जीती, 35 साल से कभी हारी नहीं। तो जब 415 सीट थी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त बीपी सिंह जी बाई इलेक्शन जीते थे और उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया था। तो ये जो खासतौर से बांकीपुर की सीट का जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से ये इस बात का संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोह भंग हुआ है और जेनजी ने पहला सबक मोदी जी को बांकीपुर में सिखाया है, उनके वोट पर बांका चला के। तो और दूसरी जहां तक दतिया की बात है, दतिया भी आपने देखा होगा कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा वहां पे मोर्चा खोले हुए थे, वो भी सीट हार गए। वहां बताते हैं कि सारे हथकंडे मोहन यादव जी ने अपनाए, सारी ताकत लगा दी, बावजूद इसकी बीजेपी वहां पे हार गई। तो ये दोनों परिणाम इस बात के संकेत हैं कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। सदन नहीं चल रहा है सर, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, गृह मंत्री को आके सदन में बोलना तो चाहिए। अगर 500 छात्रों के ऊपर लाठी डंडे चले हैं, आंसू गैस के गोले चले हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, बिहार में K47 चला है, तो गृह मंत्री को कम से कम सदन में आके बोलना तो चाहिए। 15 साल की बच्ची पे FIR कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए। देखिए, तो समीक्षा की बात होगी कि वजह क्या रहा, क्योंकि मैं तो दिल्ली अभी पार्लियामेंट हूँ और गिनती चल ही रहा, अभी कोई फाइनल हुआ नहीं है। और कई बार उपचुनाव में और जनरल चुनाव में अंतर रिजल्ट होता है। एक सीट से सरकार बनती और बिगड़ती नहीं है, ये सबको पता है, इसलिए यह समीक्षा का विषय है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि जब वो हारता है तो कहता है कि अभी वो जीतता अगर तो कहता है कि EVM जो है वो हैक कर लिया, ये लोग कर लिया, गड़बड़ है ना। आज सरकार हमारी है, देश में भी और वहां भी, तो आज यह साबित हो गया ना कि EVM सही है। हम लोग लोकतंत्र में जनादेश का स्वागत करते हैं, जो जीता यह लोकतंत्र है, जनता की जीत है, परंतु विपक्ष इसको स्वीकार करे। विपक्ष कभी EVM पर ठिठुरा फुटता है। हार और जीत यह तो आंकड़ों का खेल है और जनता का विश्वास को जीतना या वो तो बात का विषय है, परंतु विपक्ष कभी कभी इस तरह की बातें जब चुनाव में हारता है तो करता है। तो मैं स्वागत करता हूं। जीत हार ये उपचुनाव है, इससे सरकार बनती बिगड़ती नहीं है और यह समीक्षा का विषय है। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी
ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। चूक कहाँ हो गई सर? आखिर क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। तो तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। हमारे साथ अमरेंद्र जी भी हैं और साथ ही हमारे सहयोगी मनोज जी भी हैं। अमरेंद्र जी के पास जाएंगे। अमरेंद्र जी, चूंकि देखिए हमने प्रतुल शादेव जी से बातचीत की है, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात कही है कि जिस सीट पर पार्टी की हार हुई है यह सीट महत्वपूर्ण है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है और सबसे ज्यादा कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। गढ़ में हार जाना कई तरह के सवाल उठाती है। क्या बिहार सरकार से बिहार की जनता फिलहाल खुश नजर नहीं आ रही है? क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो सम्राट चौधरी की छवि को तो धूमिल करते ही हैं, साथ ही कई सारे पलायन की समस्याएं हैं, छात्र अक्सर ये सारी चीजें आवाज उठाते हैं। क्या लगता है इस वजह से जो है वो पार्टी ने बांकीपुर में जो है इस सीट को हारा है? जी अमरेंद्र जी बोलिए। जी, बांकीपुर का जो परिणाम है उसको तो मैंने मैडम आपसे कही दिया, एक बार नहीं जितनी बार आपके चैनल पर ये सवाल आएगा उन सभी सवालों का जवाब मेरा एक ही होगा कि जनमत का जो आदेश है, जनमत का जो संदेश है, उसको परिणाम के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और ये सभी दलों के लोगों को करना चाहिए। और जनमत में अगर हमको हार मिला है आज, उसी जनता ने तो हमको हमेशा जीत दिलाई थी। तो जिसने बार बार हमको जीत दिलाई, जिसने बार बार हमको टास दिया सर के ऊपर, आज किसी कारण से, जो कारण की तो समीक्षा होगी कि किस कारण से हमारे वोटर, सपोर्टर, डिवोटर किस कारण से हमको निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर रखने का काम किए, हम प्रथम नहीं हो पाए, तो ये तो पार्टी समीक्षा करेगी और ये बिंदुवार समीक्षा का विषय बनता है। रेखा जी, ये केवल बैठकर कार्यालय में हम बैठते हैं और कार्यालय में बैठकर जो समीक्षा करते हैं तो ये समीक्षा सर्वोपरि समीक्षा है, लेकिन इस चुनाव के परिणाम को लेकर हम एक ग्राउंड लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर मनोज जी आपके पास आएंगे। अमरेंद्र जी को अपनी बातों को कंप्लीट कर अमरेंद्र जी से एक सवाल करिए कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट दिया था, नीतीश कुमार सीएम बने थे। चूंकि अमरेंद्र जी जेडीयू से ताल्लुकात रखते हैं, जेडीयू के नेता हैं, स्टेट के लीडर हैं, तो बिहार की जनता ने जब नीतीश के चेहरे पर जब वोट दिया था तो फिर जो है बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाया, इससे कहीं नाराजगी तो बांकीपुर की जनता की नहीं थी? अब मनोज जी का सवाल ये सही है। देखिए बिहार का जो समीकरण रहा है, बिहार का जो अब तक का कामकाज रहा है वो नीतीश कुमार ने किया है मुख्यमंत्री के तौर पर, और बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की एक अलग छवि थी। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने कई सारी चीजों को लेकर उनकी छवि धूमिल हुई, क्योंकि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा करके एनडीए ने अपना एक मुख्यमंत्री दिया और बीजेपी की ओर से वो चेहरा पहली बार आया। क्या इस वजह से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी अध्यक्षता में ये हार हुई? तो क्या इस हार का पूरा जिम्मा सम्राट चौधरी को लेना चाहिए और क्या इसी वजह से जो है वो बांकीपुर में उपचुनाव में पार्टी की हार हुई है? मैडम आपका जो ये सवाल है और मनोज जी का जो सवाल है, ये दोनों दो सवाल है और दोनों सवालों का मैं जवाब बारी बारी से देता हूँ। एक सवाल जो बड़े भाई श्री मनोज सिंह जी ने जब किया है उसका मेरे पास जो जवाब है मेरे द्वारा, वो जवाब ये है कि आपने सही कहा है कि जनता का जनादेश जो 2025 और फिर से नीतीश का जो स्लोगन था, ये बिल्कुल आपका सही विषय है और इस विषय पर और इस सवाल पर
मेरा जो जवाब होगा, लगता है कि इस जवाब से सभी लोगों को सहमत होना चाहिए। हम लोगों ने एक एक जनता से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर 2025 का वोटिंग अपने पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लेने का काम किया। ये मनोज जी का जो सवाल था उसका यही जवाब है कि 2025 फिर से नीतीश, तो ये तो उसका परिणाम आया। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अपने पद पर पदासीन हुए, लेकिन अगर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की अपने एनडीए के साथियों के साथ कि भाई हम देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य अभी तक नहीं बने और इतनी लंबी हमारी राजनीतिक जीवन रही है, तो अब हम देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य बनना चाहते हैं। अब ये विषय उनका जो था वो बिल्कुल अपने हिसाब से जो विषय रखा गया उनके द्वारा, और उस पर जो एनडीए के लोगों ने चिंतन मंथन किया, हमारे टॉप 2 बटन के जो पॉलिटिशियन हैं एनडीए के, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के उपरांत जो बातें सामने आई, अब मैडम आपके सवाल के जवाब पर कि एनडीए के शीर्ष नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम, सम्राट चौधरी जी का नाम लाया। उसमें किसी एक पॉलिटिशियन का कहीं से कोई विचार नहीं था मैडम, इसमें एनडीए के तमाम साथियों का विचार आया, और विचार आने के बाद जो नाम आया और नाम पर जो सहमति बनी, उससे आप भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं। और माननीय सम्राट चौधरी जी ने, जो हमको लगता है कि अभी जो उनका काम का स्टाइल है, जो काम कर रहे हैं, उसमें एक एक कार्यकर्ता जब चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, पार्टी संगठन से लेकर, और जहां वह काम करता है क्षेत्र में, उन क्षेत्र की समस्याओं को भी लाकर देता है। तो मुझे तो लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो थे हमारे, और उन्होंने जो अपनी प्रतिछाया के रूप में सम्राट चौधरी जी के नाम पर सहमति दी, और आज मुख्यमंत्री जी के रूप में हमारे बीच हैं। देखिए मैडम, यही सीट अगर हम आज जीत गए रहते, तो माननीय मनोज जी का और मैडम आपका, ये दोनों लोगों का सवाल बदल जाता अभी की स्थिति में, वर्तमान की स्थिति में। और ये बिल्कुल, मैं तार्किक बात नहीं रख रहा हूं, ये बिल्कुल, इसको ये कहिए ना कि ये विधि का विधान है, और ऐसा ही होता है। जब हम जीतते हैं तो हमारे माथे पर गुलाल लगता है, और जब हम हारते हैं तो हम अपने हार की समीक्षा करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो निश्चित रूप से हम सब अपने ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, तो उन ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से चौधरी जो है उन्होंने भी अपनी हार को स्वीकार किया है, और उन्होंने भी अपने एक्स पर ट्वीट करके प्रशांत किशोर को बधाई दे दी है। हालांकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता में बैठा नेता हो या विपक्ष का नेता हो, हार को स्वीकार करता है। हार स्वीकार की अच्छी बात है, लेकिन प्रशांत जी, मैडम आपसे मैंने ये पहले ही सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यही है कि सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पहली बार चुनाव होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में पहली बार चुनाव होता है, और अपनी ही सीट आप लोग हार जाते हैं, तो सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, सवाल पूछना तो आपका लाजमी है। मैं तो यही कह रहा हूं आपसे कि जैसे मनोज जी ने सवाल किया और जैसे आपने सवाल किया, तो आज हम बैठे हुए हैं, हमारे माथे पर आपको गुलाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम हारे हुए हैं। हमारे माथे पर कहीं ना कहीं सिकन है। हमको सोचने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ताओं से बात करने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की जरूरत है, और जहां हमारी हार हुई है उस हार से हमको सीख लेने की जरूरत है, और कहां हमारी कमी रह गई है उस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। ये तो हम कह रहे हैं, और ये लोकतंत्र की मैडम खूबसूरती है कि जब व्यक्ति हारता है तो उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है, और जब व्यक्ति जीतता है उसके माथे पर गुलाल आ गया है।
तो प्रशांत किशोर जी के माथे पर आज गुलाल है, बधाई हो उनको, क्योंकि अमरेंद्र जी, पिछली बार मनोज जी, विधानसभा एक बार चुनाव मैं चाहूंगी कि आप जो 31 राउंड थे उसके ताजा अपडेट्स एक बार दर्शकों को बता दीजिए। क्या पूरे राउंड की गिनती जो है वो कंप्लीट हो चुकी है? कितने राउंड की गिनती अब बाकी है? और अमरेंद्र प्रताप जो कह रहे हैं उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? एक बार अपडेट दे दीजिए और फिर अमरेंद्र जी की बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि उनके जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं मनोज जी? देखिए रेखा जी, 31 राउंड की गिनती हो गई है और इसमें जन स्वराज को 63,203 वोट मिले हैं, बीजेपी को 44,250 वोट मिले हैं और आरजेडी को 14,085 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर के 18,953 वोट से प्रशांत किशोर की जीत हुई है। हालांकि आधिकारिक ऐलान का जो है ऐलान अभी बाकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साइट पे डाल दिया गया है, तो कहा जा सकता है कि इसके आधिकारिक पुष्टि हो गई है। और अब आपने कहा कि अमरेंद्र जी का जो सवाल है, अमरेंद्र जी ने जो कहा है कि अगर जीत हुई है तो हमारे सर पे जो है, हमारे चेहरे पे गुलाल नहीं है। जीत हार तो होती ही रहती है, लेकिन जो दावा किया जा रहा था कि बीजेपी का गढ़ है, लगभग 3 दशक तक बीजेपी यहां पर अपनी जड़ जमाए हुए थी और सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये बयान वायरल हो रहा था कि किसी को भी यहां पर टिकट दे देंगे तो चुनाव जीत जाएगा, बीजेपी का दावा था, ये तो मिथ्या टूट गया। और अमरेंद्र जी, चौक चौराहे पर तो हम लोग भी जाते हैं और चौक चौराहे पर जो है आप लोग भी रहते हैं, क्योंकि आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी समाज की सेवा करते हैं। तो कई जगह पर कई तरह की बातें सामने आती हैं, कई जगह चर्चा होते रहती है। इसमें कुछ जगह तो ऐसी भी चर्चा हमने आई कि बीजेपी खुद नहीं चाह रही थी कि यहां से मेरा कैंडिडेट चुनाव जीते, इसीलिए जो है इतना कमजोर यहां से टिकट दिया गया। आनंद फानंद में जो पहले बंटी जी को जो टिकट दिया गया था, बाद में बदलना पड़ा, नीरज कुमार जी को लाना पड़ा। और यहां पर अगर प्रशांत किशोर का चेहरा अगर जो है अगर आ रहा है कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या बीजेपी प्रशांत किशोर को बहुत हल्के में ले रही थी कि उनके सामने नीरज कुमार जैसे जो है को उम्मीदवार बना दिया? जबकि अगर कायस्थ जाति से ही किसी को टिकट देना था, तो क्या बीजेपी में बड़े बड़े चेहरे कायस्थ वाले नहीं हैं? बहुत सारे जो है चेहरे हैं। तो फिर प्रशांत किशोर के सामने में ये तो कहा जा सकता है कि बाघ बटैल का जो है यहाँ पर जोड़ी लगा दिया गया था, या फिर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि किसी को भी हम यहां से खड़ा कर देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। तो क्या जिस तरह से प्रशांत किशोर या फिर विपक्षी पार्टी जो ये दावा कर रही है कि बीजेपी बिहार को या बांकीपुर को अपना बपौती समझती है, इसमें कितना दम है? तो जीत हार तो खैर लगा रहता है, लेकिन लोकतंत्र की तो खूबसूरती यही है। मतलब मनोज जी, अमरेंद्र जी, चूंकि आप सुन लीजिए, आपसे ही ये मेरा सवाल है कि भले आप लोग कहें कि ये हमारा गढ़ है या बीजेपी का गढ़ है या जेडीयू का गढ़ है, गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है और जनता का जनादेश ही सर्वोपरि होता है। अगर जनता चाहेगी तो वो क्षेत्र आपका गढ़ होगा, जनता नहीं चाहेगी तो वो क्षेत्र आपका गढ़ नहीं होगा। ये बांकीपुर की जनता ने बीजेपी और खासतौर पर एनडीए को ये बताने का कार्य किया है कि गढ़ नहीं होता है, गढ़ सिर्फ और सिर्फ जनता का ही होता है। अमरेंद्र जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात को मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं, इसी बात को मैंने कहा कि जनता के जनादेश को स्वीकार करना पड़ेगा। जनता ने जो प्रशांत किशोर जी को आज जीत का सेहरा दिया है, इसके लिए जनता ही वहां जिम्मेवार है। और जनता आज जो हमें फ्रंट से बैक पर लाने का काम किया है, इसके लिए भी वहां के लोगों का जो जनादेश है उसी के आधार पर यह निर्णय हुआ है। तो जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में यही खूबसूरती है, इसको मैंने पहले ही आपसे कहा था। और मनोज भैया ने जो बात कही है, उस बात को मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूंगा कि जिसके चेहरे पर गुलाल है आज, वो उस गुलाल का हकदार बन गया है जीत का। और जिसके माथे पर शिकन है, हम लोग एनडीए के लोग हैं, हम लोग आज उस चुनाव को लूज किए हैं, ये हम लोग के लिए समीक्षा का विषय है। मनोज जी, प्रशांत किशोर को बीजेपी की ओर से जो हल्के में लेने की कोशिश की, मैडम एक नया अप टू डेट
एक अप टू डेट करना चाहेंगे हम आपको। जी प्रशांत बोलिए, किशोर जी को 64,151 वोट आया अभी, और 44,827 वोट हम लोगों को नीरज जी को प्राप्त हुआ। तो ये अभी ये फाइनल जीत हार वाला रिजल्ट आ चुका है। तो इसका जो मार्जिन है बीच का, उससे हम लोग लूज किए हुए हैं चुनाव। चलिए, जीत और हार का मार्जिन जो भी हो, जीत और हार एक सीट से भी अगर होती है, एक वोट से भी होती है, तो जीतने वाला कहलाता है, हारने वाला ही कहलाता है। लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों ने लोकतंत्र में अपनी हार को स्वीकार की है। एक बार मैं चाहूंगी कि वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं, जहां पर सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ट्वीट करके जो है वो प्रशांत किशोर को बधाई दी है। वो भी हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाएंगे। मनोज जी, देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, कोई हारता है, कोई जीतता है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर ने भी जीत के बाद जो उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई, विरोधियों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और विरोधियों ने भी अपनी हार को स्वीकार की है। खुद सम्राट चौधरी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और ट्वीट करके उन्होंने प्रशांत किशोर को बधाई दी है। मनोज जी, काउंटिंग होने के पहले कल तक आप कह सकते हैं कि कल तक जो है सारी पार्टियां अपनी अपनी दावा कर रही थी। एनडीए अपना दावा कर रहा था, जनसुराज अपना दावा कर रही थी, आरजेडी अपना दावा कर रही थी। तो वैसी स्थिति में जब काउंटिंग जब खत्म हो गया, चुनाव परिणाम जब सामने आ गए, तो जाहिर सी बात है कि जो दंगल होता है, जो चुनावी दंगल होता है, उसमें किसी ना किसी एक को ही जीतना होता है, कोई ना कोई एक ही जीतता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर की जीत हो गई है। तो अब जो है, अब जो अन्य पार्टियां हैं, माने जो पहले भी जो होता रहा है चुनाव में, कि जो अन्य जो है हारी हुई जो पार्टियां होती है, अपनी पार्टी का, अपने कैंडिडेट का, क्षेत्र में जनता का ये समीक्षा करने का दावा करती है। लेकिन प्रशांत किशोर, अभी मौजूदा समय में प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा उठाया है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर का अभी मैंने जो पहला जो बयान आया है आज का, उस बयान में जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि आने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव के पहले बिहार में अगर व्यवस्था नहीं माने व्यवस्था सुधारनी होगी, प्रशांत किशोर का यही लफ्ज था कि व्यवस्था सुधारनी होगी आने वाले पार्लियामेंट चुनाव के पहले। मतलब कि प्रशांत किशोर का निशाना पार्लियामेंट्री इलेक्शन में है। अगर जो है उन्होंने जो कहा कि गुजरात की तरफ बिहार को भी करना होगा, अगर जो है बिहार को नहीं करिएगा तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। चूंकि जिस तरह से उनका बयान आया है, अगर उसका समीक्षा किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, तो उसका माने इसका यही बात सामने आता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में प्रशांत किशोर बीजेपी को सबक सिखाने वाले हैं। और जिस तरह से बांकीपुर की जनता ने मैंडेट दिया है, जो इनका चुनावी मुद्दा रहा है, और जिस चुनावी मुद्दा पर बिहार का सबसे एजुकेटेड जो विधानसभा क्षेत्र है बांकीपुर की जनता ने पूरे बिहार को मैसेज दे दिया है। एक तरह से कहा जाए तो बांकीपुर की जनता ने जो वोट कास्ट किया है जिस मुद्दे पर, इस मुद्दा को फॉलो पूरे बिहार के लोग करेंगे और ये कराएंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो है डोर टू डोर घूम रहे हैं, 4 सालों से जो है दर दर भटक रहे हैं, वो फिर भटकेंगे। उन्होंने तो साफ दावा कर दिया था कि 10 साल हम बिहार की सड़कों का खाक छानेंगे, 10 साल जो है बिहार की व्यवस्था बदलने में हम समय लगाएंगे, अपना समय देंगे। तो बांकीपुर का जो अभी सीट निकला है, जनसुराज यहां से जो जीती है पार्टी, और प्रशांत किशोर जो चुनाव जीते हैं, जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में एनडीए के लिए बहुत जो है भारी पड़ने वाला है। एक सीट, एक बिहारी सब पर भारी, वो हाल ये होने वाला है। प्रशांत किशोर की जीत को अगर एनडीए हल्के में लेगी तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी भूल होगी। कैसे? जिस तरह से प्रशांत किशोर के सामने नीरज कुमार को कैंडिडेट बनाया, ये बीजेपी कुत्ता बिल्ली को भी जो है खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएगा। ये जो मतलब कि तानाशाही वाली जो मेंटलिटी है कुमार को उतारा गया, अगर ऐसी गलती की पुनरावृत्ति बीजेपी करती रही तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जरूरत है कि समीक्षा होनी चाहिए। अगर जो है अमरिंदर जी कह रहे हैं कि हम लोग समीक्षा करेंगे, तो और जो झारखंड के जो बीजेपी के जो नेता हैं प्रफुल्ल जी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग समीक्षा करेंगे। पार्टी अगर समीक्षा करती है
तो प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है उस मुद्दा पर अमल करना होगा। जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव के दरमियान सोशल मीडिया प्रशांत किशोर का इतना एक्टिव था कि जिस गली में अगर एक मैन होल का जो है नाला का जो है ढक्कन अगर खुला है, अब उसका जो है अगर प्रशांत किशोर की टीम ने सोशल मीडिया पे अगर डाल दिया तो कल होकर के वो होल बन जाता था। अगर जो है कहीं सड़क टूटी हुई है जहां पर पानी का जल जमाव है वहां पर कल होकर के काम शुरू हो जाता था। तो ये जो है प्रशांत किशोर के काम का तरीका है, शैली है, मुद्दा है और बांकीपुर की जनता ने जो है मैसेज बिहार की जनता को दे दिया है और प्रशांत किशोर इसे भुनाएंगे और आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कब? जब जो है अपनी समीक्षा सही से बीजेपी एनडीए के लोग नहीं करेंगे तब। रेखा जी, आखिरी सवाल अमरेंद्र जी चूंकि आपसे रहेगा, चूंकि पूरा रिजल्ट जो है वो सामने आ चुका है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से जो है वो चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है, वोटों के अंतर को भी आपने बता दिया है कितने वोटों से आप लोग हारे हैं। एक सवाल आपसे रहेगा, चूंकि लगातार बिहार की जनता जो है जब से सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में आई है, कहा जा रहा है गुंडा राज, गुंडे की सरकार, गुंडा मुख्यमंत्री, कई तरह की बातें कही जा रही है और नीतीश कुमार की सराहना होने लगी है और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीमार कह करके सत्ता से हटाने का कार्य जो है वो बीजेपी ने किया है और बीजेपी की हार निश्चित है, ये भी कहा जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, सम्राट चौधरी की जो सरकार अभी फिलहाल चल रही है और नीतीश कुमार का जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज रहा है बिहार से जंगल राज को मुक्त करने की, काफी जमीन आसमान का अंतर है, क्या मंथन कर रही है जेडीयू इसको लेकर के? मैडम, मैं आपसे आपके सवाल का जवाब मैं आप ही के चैनल के जो प्रमुख लोग हैं जैसे मनोज जी हैं और आप हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई सवाल होगा, एक ही विषय हो और सवाल आप दोनों लोग पूछें तो दोनों लोगों का सवाल अलग अलग हो जाएगा, निश्चित रूप से अलग अलग हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे महिला सशक्तिकरण के साथ साथ अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि हमारी माँ बहनें जो भोजन बनाती हैं उन भोजन के सामग्री को अगर समान सभी लोगों को दिया जाए बनाने के लिए तो सभी भोजन का टेस्ट अलग हो जाता है। ये ठीक उसी तरह का विषय है और सवाल है आपका कि कभी भी दो लोगों की जो सोच है वो ज्यादातर मिलती है, पूर्ण रूप से नहीं मिलती। ज्यादातर देखते होइएगा किसी का चेहरा मिलता होगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। तो काम काज करने का भी तरीका जो है तो एक समान नहीं हो सकता है। बिल्कुल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, नीतीश कुमार जी ने, ये अगर हम कहें कि हम किसी जन्म में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अगर हमको कार्य प्रभार मिलेगा और हम वैसा कर लेंगे, संभव नहीं है, भूतो न भविष्यति, हो ही नहीं सकता। तो हर एक आदमी का अपना काम करने का अपना अपना स्टाइल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया, नीतीश कुमार जी ने पूर्व के कालखंड में और वर्तमान के कालखंड में सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, अब ये दोनों लोगों के कार्यकलाप में फर्क पड़े और फर्क आपको हम बताना चाहेंगे कि किसी भी काम को तो उनका काम करने का तरीका अलग होता है और उसी काम को अगर हम करते हैं तो हमारा काम करने का तरीका अलग होगा। तो निश्चित रूप से अभी की जो सरकार सम्राट चौधरी जी के अगुवाई में जो काम कर रही है वो और बेहतर काम करे, इसी के लिए तो गाइडलाइन के रूप में एनडीए के प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुर्सी पर कोई एक व्यक्ति बैठेगा, लेकिन एनडीए के प्रमुख लोग जो हैं वो निश्चित रूप से आपस में विचार विमर्श कर कर तब किसी काम पर निर्णय लेते हैं। इसलिए निश्चित रूप से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कार्यकाल तो गिनाने की जरूरत नहीं है, उनके किए हुए कार्यों को अगर हम गिनाना शुरू करें, गिनती करवाएं, तो हमको लगता है आपका चैनल का पूरा समय 2 दिन तक भी कम पड़ जाएगा। यानी बच्चा जब
माँ की कोख में रहता और वहां से जब वो जन्म लेता और व्यक्ति जब शमशान जाता, वहां तक की योजना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में बनाई। अब उन योजनाओं को धरातल पर बेहतर से बेहतर तरीके से, या अगर 1-2%, 5% कहीं हमारी यंग जनरेशन के हिसाब से कोई काम पीछे रह गया है तो उनको भी हम लोग सम्मिलित कर योजना में लाएंगे और माननीय सम्राट चौधरी जी उस काम को आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। मनोज जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रशांत किशोर का बयान एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो है वो मीडिया के सामने आकर के जो बयान दिया है वो बयान लोगों को सुनना चाहिए, और प्रशांत किशोर ने क्या कहा है वो हम एक बार दर्शकों को सुनाते हैं और फिर मनोज जी आपके पास आते हैं। जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने जो अभी तक मोदी जी के ही वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। अगर गुजरात से 25 एमपी जीत कर गए हैं तो बिहार से भी 30 से ज्यादा एमपी एनडीए के जीत कर गए हैं। अगर आप गुजरात की चिंता करते हैं तो ये समय आ गया है कि बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से, 58,000 मतों से वो जीते थे और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके। प्राथमिकता ये है कि अगले 3 महीनों में बांकीपुर में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, लेकिन उसके लिए हमको 3 महीने का समय देना होगा
और मेरी कोशिश होगी कि अगले 1-2 वर्षों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के तौर पर रखा जाए, ताकि बिहार के जो 242 विधायक हैं उन पर भी लोकतांत्रिक दबाव बने कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर ये हम लोग को उनके लिए सेट करना है पैमाना, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 साल में बांकीपुर में आपको वो चीज दिखेगी कि अगर ईमानदारी से कोई प्रयास करे तो निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी में फर्क लाया जा सकता है। भाई देखिए, मेरे दरवाजे बांकीपुर के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं जिसका ये भरोसा है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। हम लोग की आवाज अभी आज एक विधायक की ही है, लेकिन जब विधायक नहीं थे तो भी पूरे बिहार में जहां पर भी व्यवस्था से लोग पीड़ित थे उनकी आवाज उठा रहे थे, और अब उसको और मजबूती से उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आज की जीत के लिए जरूर कहेंगे, जितने भी युवा साथी हैं जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि बिहार में जातियों का बंधन नहीं तोड़ा जा सकता है, जो ये समझते हैं कि बिहार में 2 धारा से अलग राजनीति नहीं हो सकती है, उनके लिए बांकीपुर का परिणाम एक बहुत बड़ा आईना का काम करेगा कि अगर आप 2-3 साल मेहनत करें, अगर आप मेहनत करें तो लोग, हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर दल और हर विचारधारा के लोग आपकी मदद करते हैं। मैंने देखिए बांकीपुर में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन 30 दिन के प्रयास में 30 साल का भाजपा का किला ढहा है। उसकी एक वजह यह रही है कि 3-3.5 बरस जो मैंने प्रयास बिहार में किया है, बांकीपुर की जनता ने कहीं न कहीं उसको देखा है और उसी काम को देखकर ये भरोसा जताया है। तो मैं बिहार में युवाओं से, खासकर ऐसे लोगों को जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं तो आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अगले 3 बरस 4 बरस आंख बंद करके लोगों के बीच रहिए, लोगों के साथ काम कीजिए, जाति, धर्म, नेता, समीकरण सब भूल जाइए। अगर 3 साल 4 साल आप मेहनत करेंगे, जनता हर हालत में आपको जिताएगी, कहीं कोई रोक नहीं सकता है। वो पहले से निर्णय हुआ है कि सभी जिला परिषद क्षेत्र में और वार्ड स्तर पर जनसुराज दलगत आधार पर चुनाव लड़ाएगा। हम लोग का नया दूसरा जो लक्ष्य है अभी कि सभी जिला परिषदों को जनसुराज का वहां बैनर पताका फहराए, जनसुराज के लोग जीत कर आए और जिला परिषद के चेयरमैन बने। ये पार्टी का लक्ष्य है। धन्यवाद दे रहे हैं जिन लोगों ने, की जनता को प्रशांत किशोर ने धन्यवाद दिया है और साथ ही अपने विरोधियों के लिए भी उन्होंने कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि बीजेपी की, जनसुराज की हमने काफी बातें की, राजद भी चुनावी मैदान में थी और राजद की जो रेखा कुमारी थी उनका जो वोट आया है उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? और प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में लड़ने से, ऐलान से पहले जो है वो राजद से भी समर्थन मांगा था और कहा था कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए, लेकिन आरजेडी ने उसके बावजूद अपना कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में दिया, लेकिन उसे पटखनी खानी पड़ी है इस सीट पर। मनोज जी, बांकीपुर के चुनाव का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो महागठबंधन के कई नेताओं ने ये कहा था और ये चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर की बात राहुल गांधी से भी हो रही है। कांग्रेस चाह रही थी कि आरजेडी अपना कैंडिडेट नहीं दे, लेकिन आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दे दिया। हालांकि पूरे जो है मतलब कि चुनावी जो समय रहा उसमें तेजस्वी यादव गायब रहे, लास्ट आवर में आए, रोड शो उन्होंने किया, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस ने ये आरोप लगा दिया आरजेडी पर कि आरजेडी नहीं चाह रही थी कि प्रशांत किशोर जीते, बीजेपी को जिताना चाह रही थी ये आरजेडी। कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में आरजेडी है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया, महज अभी कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अगर महागठबंधन अगर एकजुट होकर के अगर जो है प्रशांत किशोर को अगर सपोर्ट अगर कर देती, मतलब कि महागठबंधन की जो भी पार्टियां, लेफ्ट है, आरजेडी है, कांग्रेस है, तो वैसी स्थिति में चुनाव सुनिश्चित हो जाता। लेकिन प्रशांत किशोर ये चाह रहे थे कि बीजेपी को हराना है, इस गढ़ में हराना है बीजेपी। प्रशांत किशोर ये जान रहे थे कि अगर बीजेपी इस गढ़ में हार जाएगी, ये जो मतलब कि सबसे पुराना जो है पहला जो है किला यहाँ पर जो है बना था बीजेपी का, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, और बांकीपुर में जो चुनाव अगर बीजेपी हार जाती है तो फिर बीजेपी सबक सीख जाएगी
और बिहार में आगे बिहार की जनता को मैसेज भी जाएगा। आने वाले समय में बांकीपुर चुनाव का जो मैंडेट मिलेगा उससे जो है बिहार की जनता को मैसेज दिया जाएगा। प्रशांत किशोर आगे का देख रहे थे, तो वैसी स्थिति में महागठबंधन ये जो है आरजेडी, या तो आरजेडी बात समझ नहीं पाई हो या फिर आरजेडी का खेला कुछ और रहा हो। अंदरूनी क्या बात है ये बातों मैंने इसका कोई प्रमाण तो आया नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में ये लग रहा है कि आरजेडी ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। अब अगर जो है आरजेडी अपना कैंडिडेट अगर नहीं देती तो वैसी स्थिति में ये जो कुछ जो वोट मिला है आरजेडी को, ये भी जो है प्रशांत किशोर के खाते में जाता। हालांकि जीत हार तो एक वोट से भी होती है, लेकिन पिछले बार नवंबर 2025 में आरजेडी को जो 46,363 वोट मिले थे और अभी मौजूदा समय में 14,085 वोट मिला, तो जाहिर सी बात है कि पहले के बनिस्बत तो आरजेडी बैकफुट पे आ गई है। तो वैसी स्थिति में आरजेडी को भी अपनी समीक्षा करनी चाहिए। आरजेडी मतलब कि बहुत पीछे चली गई। अगर आरजेडी बीजेपी करने आ गई थी तो वैसी स्थिति में आरजेडी का क्या हासिल हुआ ये सब कोई अभी सामने देख रहा है। लेकिन अगर जो है पूरा महागठबंधन मिल करके पीके को साथ देता तो बीजेपी के लिए भी एक सीख रहता। लेकिन महागठबंधन लोग अपना साथ दे या नहीं दे, प्रशांत किशोर ने दिखला दिया कि एक बिहारी सब पर भारी, वो हमेशा बोलते रहे हैं बाहर के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बांकीपुर जो से अगर कहा जाए तो महागठबंधन का भी असर क्या हुआ है। तो नवंबर 2020 के चुनाव में 202 सीट पर एनडीए की जीत हुई, बाकी 41 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई और एक महागठबंधन की जीत 41 पर नहीं, उसमें से 5 जो है वो वैसी की पार्टी का है। तो वैसी स्थिति में जो एक जो है बीएसपी का है तो 6 ये हो गया, तो 35 सीट जो है महागठबंधन को मिला, 25 सीट जो है आरजेडी को मिला। ये तो ये कहा जाएगा कि प्रतिपक्ष का नेता जो है बनते बनते बच गए ये तेजस्वी यादव, वरना अगर एक सीट भी अगर लूज करते तो ये लोग सीख नहीं ले रहे हैं। ये भी चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से जो सीबीआई का जो घेराबंदी हुआ है, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सीबीआई ने घेराबंदी किया है चारा घोटाला जो मामला लेकर लैंड फॉर जॉब्स के मामला में, यादव झुक गए। बहुत तरह की चर्चाएं हो रही है, चाहे मजबूरी जो कुछ भी रही हो तेजस्वी की, अब उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया। हालांकि 14,000 वोट पर जो है ये इनकी पार्टी सिमट गई, लेकिन प्रशांत किशोर ने दिखला दिया कि भाई जो वोट है, वोट के चोट में बड़ा दम होता है और ये बीजेपी को जो है मैसेज मिल गया। अनिरुद्ध जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनिरुद्ध जी, चूंकि बांकीपुर का जनादेश जो है वो जनता के सामने आ गया है, बांकीपुर के जनादेश को आप कैसे देखते हैं और किसे क्या संदेश देने की कोशिश की है पीके ने अपनी इस जीत से? अनिरुद्ध जी। रेखा, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने उस जगह से चुनाव जीता जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता था। माने नितिन नवीन के पिताजी 95 में जीते थे और 1995 के बाद से लेकर आज तक यानी 2026 अगर नितिन नवीन ये सीट नहीं छोड़ते तो अभी ये कंटिन्यू 2030 तक होती, ये इनके पास था। और इस गढ़ में घुसकर और हरा देना ये बहुत बड़ी बात है और प्रशांत किशोर के लिए एक माना जा सकता है कि एक ऐसा चांस मिला है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर का पहले से ही दावा था कि एक मेरी बड़ी जीत होगी, लेकिन शायद लोग समझ नहीं पा रहे थे। हम लोग भी कहते कि 6 या 7 हजार से जो है चुनाव जीत हार का जो है वो तय होना है, या 6,000 से बीजेपी जीते या 6,000 से प्रशांत किशोर जीते। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया है वो चौंकाने वाली है और पहली बार बिहार में ये संदेश गई है कि जाति या फिर कहें कि उनके काम किए जो अगर काम नहीं करेंगे तो दोनों फैक्टर है, यानी कि जाति के बंधन को तोड़कर ये वोट हुई है वो जाति से उठकर हुई है। इसमें युवाओं का वोट सबसे ज्यादा गया है प्रशांत किशोर के पास। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग ये लगा रहे हैं अनुमान कि आरजेडी के वोटर टूटे हैं, मुस्लिम वोटर टूटे हैं, ये तो थोड़ा बहुत टूटा ही है, लेकिन बीजेपी के वोटर जो थे वो भी प्रशांत किशोर को वोट दिए हैं। ये तय है
क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड कास्ट का वोट कभी भी इधर उधर बिखरता नहीं था, लेकिन इस बार फॉरवर्ड कास्ट का वोट प्रशांत किशोर को मिला है। इसके पीछे हमें लगता है कि 4-5 कारण है। पहला कारण मुख्य रूप से ये है कि ये इनको गुरूर हो गया था कि हम जिन्हें टिकट देंगे वही जीतेंगे। ऐसा एक बयान भी रविशंकर प्रसाद का आया था। रविशंकर प्रसाद सांसद है इस इलाके के, शायद ही उनको जनता 5 वर्ष में एक बार मात्र देखती है। उसके पहले वो कभी जनता से मिलते नहीं है, न कभी वो हैं। अगर पिछले साल अगर नरेंद्र मोदी का रोड शो नहीं होता तो रविशंकर प्रसाद की भी यही हाल होती, लेकिन मोदी ने आकर उनके सीट को बचा दिया और उन्होंने कहा कि जिसे अगर टिकट दें, यानी उन्होंने कहा कुत्ता बिलाई जिसको भी टिकट दें वो जीत जाएगा। तो जनता इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है कि इस तरह की बयानबाजी जो है ये बीजेपी पर एकदम घातक साबित हुई। और बीजेपी नहीं, नितिन नवीन भी जो है इस बात को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि मेरा गांव से हार नहीं सकते हैं। हालांकि देखा ये कोई नई बात नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे तो वो जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर था, जब वहां उपचुनाव हुआ था तो वहां भी बीजेपी हार गई थी। यानी जहां योगी जी एक लंबे समय तक सांसद रहे हैं, कई टर्म सांसद रहे थे, वहां से भी हार गए हैं। लेकिन वो जो है परिदृश्य दूसरा था और आज का परिदृश्य दूसरा है, क्योंकि यहाँ प्रशांत किशोर हैं। और प्रशांत किशोर का जीत जाना ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत सही नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ों का खेल खेलना जानते हैं। और सदन में जो है अब आंकड़ा लेके जब चर्चाएं होगी तो समझ में आएगा कि एक नेता सब पर भारी पड़ने वाली है। और इन्होंने जैसे ही चुनाव जीता, रेखा सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया मुख्यमंत्री को। रेखा, अनिरुद्ध जी एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, चूंकि बांकीपुर में बीजेपी के गढ़ में तो घुसने का काम प्रशांत किशोर ने किया है, लेकिन जो मुद्दे ये हमेशा उठाते रहे हैं, छात्रों के मुद्दे को उठाते रहे हैं, बिहार से पलायन का मुद्दा ये उठाते रहते हैं, तो अब एक सीट जीत करके जब ये विधानसभा जाते हैं तो क्या लगता है जनता की आवाज़ अब बिहार विधानसभा के अंदर गूंजेगी प्रशांत किशोर के माध्यम से? चूंकि इनके मुद्दे जो है वो काफ़ी ज़मीनी स्तर के रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे और जनता से जुड़े मुद्दे को वो उठाते हैं। पलायन का मुद्दा, बिहार के लोग बाहर जाकर के नौकरियां करते हैं, उस मुद्दे को इन्होंने कई बार प्रमुखता से उठाया है, छात्रों के मुद्दे को भी उठाया है। तो अब क्या लगता है बिहार विधानसभा के अंदर वो मुद्दे पुरजोर तरीके से उठेंगे जो अब तक नहीं उठ रहे थे? तौर पे रेखा, निश्चित तौर पे ये मुद्दे उठेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर भी समझ गए हैं कि जनता का मुद्दा ही सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोपरि है। उनके मुद्दा को अगर नहीं उठाएंगे तो पिछले चुनाव, इनको अभी बहुत दिन नहीं हुई है, इनकी जिस तरीके की हार हुई थी इन्हें पता है। तो जनता का मुद्दा जो ये सबसे पहले जब पार्टी का गठन किए थे और जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, वो पिछले 2025 के चुनाव में शायद वो भूल गए थे। अगर वो मुद्दाएं फिर से जीवित करते हैं कि हमारे विधायक पढ़े लिखे होंगे, बिना ग्रेजुएट को टिकट नहीं, हम जो है शिक्षा, अगर उनकी सरकार आती तो उन्होंने कहा कि था कि शराब चालू करके उनके पैसे हम शिक्षा में देंगे, हम तो चलिए सरकार नहीं आई लेकिन एक सीट तो जरूर आया है। आप विधानसभा में निश्चित तौर पर ये मुद्दे उठाएंगे और अगर उठाते हैं प्रशांत किशोर तो निश्चित तौर पे एक नई राजनीति की शुरुआत है। ये बांकीपुर चुनाव जो है एक नई राजनीति की शुरुआत होगी बिहार में, क्योंकि आंकड़ों का खेल खेलने वाले या आंकड़ों से का जवाब देने वाले बीजेपी में हमें अभी कम विधायक लग रहे हैं। एक सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे जो आंकड़ा बेस्ड सदन में कोई बात रखते थे, उनकी बातों को लोग समझते थे, पत्रकार उनको लिखते थे, और जब वो रखते थे तो पत्रकार अगर पार्ट में लिखते थे तो एक मुद्दा उनको 7 दिन लगता था लिखने में। लेकिन वैसा कोई भी नेता नहीं है। और प्रशांत किशोर अगर आए हैं, अगर शिक्षा विभाग की चर्चाएं होगी और शिक्षा विभाग का जब ये मुद्दा लेके आंकड़ा बेस आएंगे तो सरकार आईना दिखाने में सफल होंगे जो सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था। आते आते ही इन्होंने कह दिया कि भाई अच्छे बनाइए, मुख्यमंत्री 7वां पास है या फेल है, उनकी डिग्री से लेकर कई चीज आपराधिक छवि तक का इन्होंने चर्चा कर दिया। तो सबसे ज्यादा जो है इनके लिए माने
अनिरुद्ध जी, एक बार मैं चाहूंगी कि कौन कौन से आपके मुताबिक वो मुख्य फैक्टर रहे हैं जिसने प्रशांत किशोर को इस सीट पर जीत दिलाई है, और बीजेपी की हार के वो मुख्य फैक्टर क्या रहे हैं? मैं चाहूंगी एक बार उस पर भी प्रकाश डालिए। चार्ज जिस तरीके से की गई, या फिर बच्चों पे जिस तरह से सिवान में AK-47 तान दिया गया था, भरत तिवारी इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर सही था तो अक्षय जेल क्यों गया? अक्षय को जेल नहीं जाना चाहिए। अगर आप साबित कीजिए कि आपने इनकाउंटर जो किया था भरत तिवारी का वो सही था। अगर वो जेल गया तो निश्चित तौर पर इनकाउंटर गलत था, ये आप जान रहे हैं, क्योंकि जेल भेजने के बाद वो उस पर चार्जशीट होना तय है। और हमें जहां तक जानकारी है कि शाहबाद क्षेत्र के जो DIG जो जांच कर रहे थे, उन्होंने अक्षय को जो है दोषी ठहराया है और बाकी लोगों को अभी नहीं ठहराया, उन पर जांच चल रही है, तो इसलिए अक्षय जेल गए हैं। तो निश्चित तौर पे जेल गए हैं तो वो कांड जो है, जो लोगों का दावा है, जो उनके परिवार वालों का भरत तिवारी का दावा था, वो सही माना जा सकता है। ये फैक्टर हैं इस चुनाव में, ये सारे फैक्ट है। प्रशांत किशोर ने लोगों को समझाने में सफल रहा कि अगर इस तरह की सरकार रहेगी और तो राज्य का बहुत भला नहीं होने वाला है। हालांकि प्रशांत किशोर की एक सीट है, ये बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार को अगर आईना दिखा सकते हैं, जिस तरह से विपक्ष कमजोर था, चाहे वो ऋषि का जो मामला उठा उसमें भी तेजस्वी कहीं नजर नहीं आए, चाहे वो फिर अगर कहें कि भरत तिवारी कांड हुआ उसमें भी तेजस्वी विपक्ष का कोई जवाब वैसा नहीं आया या कोई सवाल वैसा नहीं आया जो सरकार से हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन के पास जिस तरीके से अपहरण हुआ उसका कोई जवाब नहीं आया कि, या फिर वो विपक्ष सवाल नहीं कर पाया बेहतर तरीके से। स्टूडेंट का जब मामला था बेली रोड में, वहां भी विपक्ष गायब था। तो मतलब है विपक्ष जो है अभी 2-3 महीनों में देखा जाए तो एकदम नग्न अवस्था में थी। तो लोगों के दिमाग में ये भी गया कि सरकार को आईना दिखाने वाले कोई तो व्यक्ति चाहिए, और वो प्रशांत किशोर ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हम बांकीपुर से लड़ेंगे चुनाव। तो लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि एक बार तो मौका मिलना चाहिए, और निश्चित तौर पर पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, राजनीति को समझने वाले लोग हैं। खाली बस एक चीज ध्यान रखना है प्रशांत किशोर को, वो कॉर्पोरेट हाउस ना बनाएंगे। अगर वो कॉर्पोरेट बनाए तो फिर इनकी भी जो है आने वाले समय में फिर जवाब मिलेगा, क्योंकि राजनीति या नेता एक वैसा छवि होता है जो लोगों के पास पहुंचना है, लोगों की बातों को सुनना है, लोगों से हमेशा मिलना जुलना है, लोगों का स्वागत करना है। लेकिन प्रशांत किशोर का एक कहा जाए कि धारणा होती है कि आप वो कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप का चलाते हैं, बोलिए क्या बात करना है, आप क्या करने आए हैं, अच्छा ठीक है हम कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा उनको हटाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं चला रहे हैं वो। अगर जनता ने जनादेश दिया है तो आप उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करें। जनता को उम्मीदें आपसे काफी ज्यादा है, और ये एक सीट आपका जो है, कहा जाए कि लालू जी कहते थे ना लिटमस टेस्ट, तो वो लिटमस टेस्ट है, और ये टेस्ट पर अगर आप खड़ा उतरते हैं तो निश्चित तौर पे बिहार आने वाले समय में आपका स्वागत करेगी। रेखा। अनिरुद्ध जी, एक आखिरी सवाल, आपके मुताबिक ये हार किसकी है? क्या ये सम्राट चौधरी की हार है, नितिन नवीन की हार है, या नीरज सिन्हा की हार है? किसे इस हार के लिए मुख्य तौर पर आप देखते हैं, और किसे औपचारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए? हालांकि भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके प्रशांत किशोर को बधाई दी है, लेकिन ये मुख्य तौर पर हार है किसकी? ये भारतीय जनता पार्टी की है, ना ये सम्राट चौधरी की हार है, ना नितिन नवीन की हार है, ये बीजेपी की हार है। और बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आना चाहिए, और इतिहास गवाह है, ये बांकीपुर सीट ही है, यहां से कभी निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीते हैं। ये पटना पश्चिमी क्षेत्र हुआ करता था, रामानंद मंडल यहाँ चुनाव जीते थे। यानी कहने का मतलब है कि निर्दलीय उम्मीदवार भी इस
सीट से कभी किसी को पानी पिलाने गया है पहले। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम खड़ा करेंगे वो जीत जाएंगे। आप क्यों नहीं एक बड़ी क्यों नहीं लाए इस चुनाव में? बीजेपी से सवाल है, क्यों नहीं लाए? क्या आपके पास कोई बढ़िया फेस नहीं है? क्या कास्ट समाज का अगर वहां ज्यादा वोटर है तो क्या कास्ट में आपके पास कोई नेता नहीं है जो जिसको लोग जाने? वहां के लोग अभी मेरा ये कहना है कि आपके विधायक बगल में दीघा के हैं, संजीव चौरसिया, जनता से मिलना जुलना का कोई मतलब उनसे नहीं है। मैं उस इलाके में रहता हूं और कभी भी साल 2 साल में कभी अगर मंदिर में कोई पूजा होता है या दुर्गा पूजा होता है तो संजीव चौरसिया नजर आएंगे, ऐसे वो कभी नजर नहीं आएंगे। नाला बना नहीं बना, पानी आ रही है नहीं आ रही है, अगर नाला बनाने के लिए रोड खोद दिया गया तो वो अगर 2 महीने तक ढलाई नहीं हुआ तो उसी तरह से लोग जाएंगे आएंगे, कोई मतलब नहीं है। और अगर उनको फोन किया जाता है, हम जैसे लोग फोन करते हैं कि यदि क्या हो रहा है, जाने का रास्ता नहीं है, आप तो कुछ इस पर सवाल कीजिए तो सीधा जवाब रहता है किसको फोन करें, बता दीजिए आप उसको हम फोन कर देते हैं। ये विधायक हैं। तो इस तरह का विधायक जो है फिर बांकीपुर को नहीं चाहिए था, जिस तरह से दीघा का है उस तरह से बांकीपुर का विधायक नहीं चाहिए था। तो लोगों ने ये किया, बीजेपी की हार निश्चित तौर पर मानी जाएगी और बीजेपी की हार हुई तो ये नितिन नवीन की भी हार हुई है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो इस जगह पे 5वीं बार चुनाव जीते थे। हालांकि पहला बार जब 2006 में जीते थे तो उस तक के पिताजी का सीट था ये, यानी कहने का मतलब है नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का ये सीट था और उस समय इमोशनल वोट लोगों ने आपको दिया था। और उसके बाद फिर 2010 में तो खैर जो चुनाव हुई बिहार में वो विकास के नाम पर हुई, डेवलपमेंट के नाम पर हुई, लेकिन आपको ये लगा कि ये देखा, ये चीज समझना है कि बांकीपुर में सबसे ज्यादा वोटर कायस्थ समाज का है। तो ये लोग सोचते हैं किसी भी कायस्थ को उतार देंगे और बीजेपी का ऊपर मोहर लगेगा तो वो जीत जाएगा। तो ये हार बीजेपी की भी है। बीजेपी की तो सबसे पहली हार है, क्योंकि टिकट देने से पहले समझना चाहिए नितिन नवीन की हार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मुख्यमंत्री की हार है कि मुख्यमंत्री को यह सबक मिल रहा है कि आप जो भी करते हैं, आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, सोच समझ के बयानबाजी कीजिए, क्योंकि अब जो है आपके बयानबाजी से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और सही बात ये है रेखा कि ये जो सचिवालय है या फिर जो विधानसभा है, जो विधान परिषद है, जो 5 इलाके हैं वो बांकीपुर सीट है, यानी बांकीपुर विधानसभा में ये सारे जो 5 जगह है उसके वोटर हैं। तो वोटर पढ़े लिखे हैं और झटका जरूर लगा है बीजेपी को। और अब थोड़ा सा समझना होगा मुख्यमंत्री को। चीफ मिनिस्टर पर सीधा वार प्रशांत किशोर का है और आंकड़ा बेसिस जब उनसे सवाल जवाब होगा सदन में तो मुख्यमंत्री शायद खड़ा नहीं उतर पाए प्रशांत किशोर के सामने। बीजेपी को अब सोचना होगा कि कैसे प्रशांत किशोर को, एक प्रशांत किशोर सारे सरकार पे भारी होगी देखा, इसलिए सारे लोग सकते होना नहीं चाहिए था ऐसा, खासकर सत्ता पक्ष का मानना है। रेखा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। मनोज जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हालांकि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के लगातार बधाइयों का तांता लग रहा है। नेता जो है भाजपा के नेता हो वो अपनी हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वहीं अगर हम जनसुराज पार्टी के नेताओं की बात करें तो वह इस जीत के लिए बांकीपुर की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। झारखंड से एक नेता का भी बयान आया है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। विधानसभा सीट कोई आम साधारण सीट नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यसभा जाने के बाद उनका सीट ये खाली हुआ था और जो रुझान और परिणाम की हम कल्पना कर रहे हैं, जो रुझान बता रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी हारने जा रही है चुनाव, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में क्या स्थिति है वो ये विधानसभा रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि एक तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का परंपरागत सीट, दूसरा कि अभी बिहार में बीजेपी ने सत्ता संभाली है उसका, और देश भर में जो छात्र युवाओं का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के जो बढ़ा है उसका रिफ्लेक्शन इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समय बीजेपी का आत्ममंथन करने का है, बीजेपी के अपने निर्णय का, और जो तानाशाही जो डेमोक्रेसी वो चाहते हैं उस पर पुनर्विचार करने का समय है। हालांकि ये उपचुनाव है,
सरकार बनने बदलने का इसमें कोई बात नहीं होगा, लेकिन बांकीपुर के जनता ने पूरे देश को संदेश देने का काम किया। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में चुनावी हार जीत एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय लोकतंत्र में जो भी हार और जीत होता है उसको एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में लेती है। जहाँ तक हार का प्रश्न है, उसमें पार्टी जो है निश्चित रूप से चुनाव के पूर्व भी हम लोग योजना बनाते हैं, चुनाव के बाद भी क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, क्या स्थानीय कारण रहे होंगे, क्या विषय रहा होगा, इन सब विषय पर पार्टी वहाँ की जो हमारी इकाई है वो चर्चा करेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर चर्चा करेगा। तो ये कोई मैंने इसके लिए लेकर के कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। पार्टी इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक हिस्सा मानती है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये रहा है कि वो ऊल जलूल कुछ भी बोल देते हैं। उनका अपना देखिए ना, यहाँ तो कम से कम ये नहीं कहा जा रहा है कि ईवीएम खराब हो गया, ये हो गया। हमारे यहाँ तो पार्टी जो है किसी चीज़ को जो हमारा जो संगठन का जो स्थिति है उस स्थिति पर पार्टी चर्चा करती है। हम लोग इस चीज़ को लेकर के आरोप प्रत्यारोप अभी तो लगाएंगे नहीं हम लोग का। कांग्रेस कुछ कहे उस पर हम क्या प्रतिक्रिया दें, वो कुछ भी बोल सकती है। तो बांकीपुर का जनादेश जो है वो बांकीपुर की जनता के सामने आ चुका है। बीजेपी के गढ़ से सियासत का नया पीके जो है वो निकल करके सामने आया है। प्रशांत किशोर ने जनता के कई सारे मुद्दों को उठाया था और यही वजह है कि बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को अपना जनादेश देकर के उन्हें विजयी बनाया है। यानी कि बांकीपुर में जनसुराज पार्टी का झंडा जो है वो हर जगह दिख रहा है। बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को चुनौती देते हुए पीके सियासत में निकल करके आए हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में अपनी इस हार से बीजेपी पार्टी क्या सबक लेती है और सदन के अंदर प्रशांत किशोर का तेवर किस अंदाज में नजर आता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।